हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पटवार 2025 के बारे में, जिसके अंदर से राजस्थान जीके का अपन एक कंप्लीट सार संग्रह देखने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का अपन कर चुके हैं, जिसमें से इंडिया जीके का, और इसके बाद में अपन कोशिश करेंगे कि इसके बाद में अपन जो इंडिया पॉलिटी है उसका अध्ययन करें, या फिर ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। साथियों, देखते हैं, उस पर डिपेंड रहता है कि कौन सा क्या करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान की ज्योग्राफी का। इस वीडियो के अंदर से साथियों अपन सारी की सारी जो ज्योग्राफी है, मेन जो चीज़ें हैं उनको अपन ने कवर करने की कोशिश की है। सारी की सारी जो क्लास है साथियों शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिपेंड रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के अंदर से आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान के भूगोल के बारे में, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना माना जाता है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर माना जा सकता है। ठीक है, मतलब माना जा सकता नहीं, माना जाता है। अगर वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो कितना आ जाता है साथियों? 1,32,139 वर्ग मील। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और दोनों में से पूछ सकता है। आगे बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है वो अकेला राजस्थान लगता है, या फिर बोल सकते हो कि 1/10 भाग है वो राजस्थान के पास में है। राजस्थान की आकृति के बारे में बात करें तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है, या फिर बोल सकते हो कि पतंगाकार जैसी आकृति है, जिसको टी.एच. एडले के द्वारा बताया गया था। अब बात करें राजस्थान की अवस्थिति के बारे में, तो राजस्थान की अवस्थिति जैसे विश्व और ग्लोब में कैसी है? तो साथियों उत्तर पूर्व के अंदर से, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर से आपको विश्व के अंदर से देखने को मिल जाती है। बात करें अपने पास में साथियों एशिया के अंदर, एशिया के अंदर से राजस्थान की जो स्थिति है साथियों दक्षिण पश्चिम है, ये भी याद रखना है। और भारत में पूछ ली जाए तो उत्तर पश्चिम में आपको बतानी है। तीनों चीज़ें हैं, कभी कभार पूछ लेता है तो थोड़ा बहुत याद रखना। अब बात करते हैं, देखो राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति और विस्तार अपन मान सकते हैं इसके अंदर से। देखो और बात करें साथियों, यहाँ पर से जो ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु कोणा गांव आता है जो गंगानगर में पड़ता है। और नीचे की तरफ अपन बात करें तो कौन सा आता है साथियों? बोरकुंड आता है। ठीक है। और दूसरा जाता है साथियों पूर्वी जो बिंदु आता है वो कौन सा आता है? कटरा जैसलमेर आएगा। सॉरी पश्चिमी है, और ये पूर्वी कौन सा आएगा? सिलान गांव आएगा, ये धौलपुर में पड़ता है। इतना आपको याद रखना है। अगर मध्य का गांव पूछ लिया जाए तो याद रखना लामपोलाई है, जो मेड़ता नागौर में पड़ता है। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है साथियों 5,920 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। जलीय सीमा वो 0 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसके अंदर से 1,070 किलोमीटर आ जाती है साथियों, जो पाकिस्तान के साथ में लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा जो 4,850 किलोमीटर आपके पास में देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। ये रहा भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो लगने वाले ज़िले हैं जो गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर हैं, 5 ज़िले हैं, याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ से गंगानगर से स्टार्ट होती है, तो गंगानगर से कहाँ से? हिंदूमल कोट से स्टार्ट होकर ये बाखासर तक जाती है, बाड़मेर तक आती है साथियों। ये 1,070 किलोमीटर आपके पास में देखने को मिल जाती है। गंगानगर का जिला है और बाड़मेर जिला है, ये दोनों ज़िले साथियों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों के साथ में क्या लगाते हैं? ये दोनों सीमा बनाते हैं। लेकिन बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर हैं, केवल ये 3 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो सबसे पास जो बंदरगाह है उसका नाम क्या जाता है साथियों? दीनदयाल पोर्ट आ जाता है। पहले इसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें, देखो अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर से देखो कितनी लंबाई आपको बताई है? 4,850 किलोमीटर आपको बतानी है, जिसके अंदर से पंजाब के साथ में जो सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर लगती है, जिसमें राजस्थान के 2 जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं, याद रखना है। दूसरा बात करना साथियों हरियाणा, हरियाणा के साथ में 1,262 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके साथ में 8 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरतल, तिचारा और डींग है। यूपी के साथ में बात करें तो साथियों 877 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसके अंदर से 3 जिले सीमा बनाते हैं, डींग के साथ में भरतपुर, धौलपुर बनाते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, राजस्थान के साथ में 1,600 किलोमीटर। इसके साथ में 10 जिले लगते हैं साथियों, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा बनती है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये याद रखना है।
गुजरात के बारे में बात करें तो साथियों गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है वो 1022 किलोमीटर लगती है, जिसके साथ में 6 ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं राजस्थान के, जिसमें से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर आ जाते हैं। अब देखो साथियों 25 ज़िले हैं जो क्या आते हैं, देखो जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें, देखो यहाँ पर से जो मैंने ऊपर बताई थी, जो यहाँ से 1070 किलोमीटर है, इसको अपन जो रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन कहा जा सकता है। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। आगे बात करें साथियों, जयपुर, पाली, नागौर और चित्तौड़गढ़ ऐसे ज़िले हैं जो 7-7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करें साथियों राजस्थान में संभागों से अभी तक कोई सवाल आया नहीं है। अभी तक जो नवीनतम बने हैं या फिर पुराने बने थे उनके बारे में, तो उनसे कभी अभी तक एग्जाम में सवाल आया नहीं है। तो यहाँ पर से ये ख़त्म हो जाता है। आगे बात करते हैं साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो भौतिक प्रदेशों का जब जिक्र होता है तो साथियों वीसी मिश्रा के द्वारा 7 भाग बताए जाते हैं, लेकिन हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है या फिर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा 4 भाग बताए जाते हैं। अभी वर्तमान में इन्हीं पर काम चल रहा है, इन्हीं को अपन पढ़ रहे हैं, जो 1994 में बताए गए थे और ये धरातल के आधार पर इनको डिवाइड किया गया था। अब वो 4 कौन कौन से आते हैं साथियों, देखो एक मैप से अपन बात करते हैं, फिर टेबल से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें, देखो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है, जिसका क्षेत्रफल 61.11% है, जनसंख्या 44% रहती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो टेथी सागर से होती है। जलवायु के बारे में बात करें इस प्रदेश की, तो शुष्क अर्ध शुष्क विषम आपके पास में देखने को मिल जाती है। इस क्षेत्र की जो मृदा है वो रेतीली बलुई मृदा है, जिसको एरिडीसोल या फिर एंटीसोल कहा जा सकता है। रेतीली और बलुई दोनों प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर से वर्षा कितनी होती है साथियों, 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा नाम आ जाता है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, जिसका 9% क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा, जनसंख्या 10% रहेगी, उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से होती है। उप आर्द्र प्रकार के जलवायु है, बोरी, लाल और कंकरीली जो मृदा है वो देखने को मिलती है। फिर बोल सकते हो कि इंसेप्टिसोल आपके पास में देखने को मिलेगी। अभी वर्तमान में ये ऊपर वाले शब्द नहीं देता, आपको नीचे वाला शब्द देता है, थोड़ा सा याद रखना। वर्षा कितनी है, यहाँ पर 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तीसरा नाम आ जाता है साथियों पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें से 23% है वो इसका क्षेत्रफल आता है, जनसंख्या 39% रहती है। इसकी उत्पत्ति टेथी सागर से होती है। जलवायु आर्द्र प्रकार की आ जाती है साथियों, इसमें से जलोढ़ और दोमट मिट्टी है, या फिर बोल सकते हो कि अल्फी सोल प्रकार की मृदा यहाँ पर से पाई जाती है। वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें से 6.89% आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, जनसंख्या 11%। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो गोंडवाना लैंड से होती है। जलवायु अति आर्द्र प्रकार की जलवायु होती है। मृदा बात करें तो साथियों ये काली मृदा फिर वर्टिसोल प्रकार की मृदा आपको देखने को मिल जाती है। इस क्षेत्र की जो वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलती है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं किस प्रकार से क्या क्या है सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसमें 15 जिले आते हैं साथियों। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर आपको देखने को मिलेगी। बात करें इस प्रदेश का जो ढाल है वो किस तरफ है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से जो रेतीला मरुस्थल होता है उसको इर्ग कहा जाता है, पथरीला मरुस्थल होता है उसको हमादा कहा जाता है, और मिश्रित मरुस्थल होता है उसको रेग कहा जाता है। साथियों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से नाम आता है बालों का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जिसके अंदर से साथियों 41.5% आपको देखने को मिल जाता है। इसका विस्तार यह पोखरण फलोदी में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आ जाता है साथियों बालों का स्तूप युक्त प्रदेश है, जो इसकी 58.5% पर देखने को मिल जाता है। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है इसके अंदर से देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहला आता है अनुदैर्ध्य रेखिक स्तूप, इसमें से देखने को मिलती है जो हवा के समांतर बनते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा जैसे जो अनुदैर्ध्य या फिर रेखिक स्तूप है ये कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जैसलमेर हो गया, रामगढ़ हो गया, जोधपुर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं अनुप्रस्थ स्तूप। अनुप्रस्थ स्तूप कहाँ पर बनते हैं साथियों, ये हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। जैसे बीकानेर हो गया, बीकानेर के साथ में है। बीकानेर का मेन रूप से बात करें तो पुंगल हो गया, हनुमानगढ़ के रावसर हो गया, गंगानगर के सूरतगढ़ हो गया, चूरू, झुंझुनू जिलों में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ स्तूप के बाद में दूसरा नाम आ जाता है साथियों बरखान का आता है। बरखान किसको कहते हैं, देखो यहाँ पर से अनुप्रस्थ और अर्धचंद्राकार आकृति का स्तूप होता है उसको बरखान कहा जाता है। ये जैसे मेन रूप से बात करें तो चूरू भालेरी के फेमस माने जाते हैं, सिक्कर, जैसलमेर,
बाड़मेर, गंगानगर में सूरतगढ़ आ गया, जोधपुर में ओसिया आ गया, इनमें देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा आता है, पैराबोलिक वाला जाता है, जिसको हेयर पिन जैसे आकृति का स्तूप माने जाते हैं। जैसे मैन रूप से बात करें तो ये संपूर्ण मरुस्थल में विस्तृत पाया जाता है। तारा स्तूप के बारे में बात करें तो तारे की आकृति के जैसे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका जो विस्तार देखने को मिलेगा मोहनगढ़ जैसलमेर में देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको देखने को मिलेगा सूरतगढ़ गंगानगर में देखने को मिलेगा। दूसरा जाता है साथियों नेकबा। नेकबा क्या है, देखो झाड़ियों में रेत के जमाव से बनते हैं। ये बहुत जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभार आप जाकर देखना अपने खेत के अंदर से छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, आंधी चली हुई रहती है तो इस झाड़ी के पास में ये जमा हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं दरियन। ये चलते फिरते बालू का स्तूपों को कहा जा सकता है, ये याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों स्थलाकृतियों के बारे में। स्थलाकृतियों में सबसे पहले नाम आता है थली का। थली किसको कहते हैं, बालू का स्तूपों के बीच में से जो गर्तनुमा भाग होता है उसको क्या कहा सकता है साथियों, थली कहा जाता है। दूसरा बात करें साथियों तल्ली या फिर सरे फिर सरोवर कहा जा सकता है। मरुस्थल में निचली भूमि होती है उसको क्या कहा जा सकता है साथियों, तल्ली कहा जाता है। ठीक है। बालसन के बारे में बात करें तो बालसन ये आ जाता है, देखो ये रहा। बालसन होता है क्या है कि मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरा हुआ जो बेसिन होता है उसको बालसन कहा जाता है। बात करें प्याला, इसके अंदर से क्या होता है साथियों, बालसन के मध्य स्थित जो समतल लवणीय भाग होता है उसको प्याला कहा जाता है। ठीक है। और बात करें साथियों इस क्षेत्र के अंदर से आपको सेवन घास देखने को मिल जाती है। वर्षा के बारे में बात करें तो साथियों 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा इसको विभाजन किया जाता है, जो अरावली के साथ में गुजरती है तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो युक्त प्रदेश वाला और एक मुक्त प्रदेश वाला, वो अपन ने देखा था। दूसरा बात करते हैं अर्धशुष्क बांगर प्रदेश में इसके चार भाग आते हैं। देखो कौन कौन से आते हैं, इसमें से घग्गर का मैदान हो गया, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह का मैदान, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा जाता है लूनी बेसिन या फिर गोडवाड़ बेसिन आपको देखने को मिल जाता है। बात करें सबसे पहले अपन किसके बारे में, अर्धशुष्क बांगर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले नाम आता है अर्धशुष्क वाले के अंदर से नाम इधर आ जाता है घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान के अंदर से बात हो रही है तो इसका जो विस्तार है आपको गंगानगर हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। दूसरा जाता है शेखावाटी का आंतरिक अपवा का जो मैदान है साथियों, इसमें से सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नागौर के कुछ क्षेत्र आपको देखने को मिल जाते हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर से कांतली नदी है वो बहती है। दूसरा आता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि के अंदर से जिस नागौर जिले में 450 मीटर ऊंचा भूभाग होता है, जो नागौर और अजमेर का जो कुछ भाग है वो यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। इस क्षेत्र के अंदर से आपको कोबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी वाला क्षेत्र भी कहा जा सकता है और यहाँ पर से खारे पानी के जो झीलें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। दूसरा आ जाता है साथियों लूनी बेसिन या फिर गोडवाड़ प्रदेश के बारे में बात करें तो पाली, दक्षिणी जोधपुर आ गया, दक्षिणी बाड़मेर, जालोर में स्थित देखने को मिल जाता है। इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग जालोर, जिसे क्या कहा जा सकता है साथियों, नेहड़ा के नाम से भी जाना जा सकता है। और यहाँ पर से जो बाड़मेर के जो सिवाना क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियाँ होती है जिसको 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जा सकता है। और मुख्य रूप से बात करें तो इस क्षेत्र का नाकोड़ा पहाड़ी भी इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करें तो ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। इसका जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। विस्तार बात करें साथियों गुजरात से पालनपुर तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो 930 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले बात करें तो नाम आ जाता है, तीसरा भाग यहाँ पर से काम लिखे हुए क्या ये रहा, दक्षिणी अरावली आ जाता है। दक्षिणी अरावली क्या होता है, देखो साथियों यह सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। इस क्षेत्र के फिर इस भाग के अंदर से जो अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। जो गुरु शिखर जो चोटी है राजस्थान, यहाँ पर से राजस्थान की या फिर अरावली के पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी है, जो 1722 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। जिसमें से गुरु शिखर के बाद में शेर हो गया, देलवाड़ा हो गई, जरगा हो गई, अचलगढ़ हो गई, कुंभलगढ़ हो गई, धोनिया हो गई, धोनिया के बाद में ऋषिकेश हो गई, कमलनाथ हो गई, सज्जनगढ़ हो गई, सायरा हो गई, लीलागढ़ हो गई, नागपानी हो गई, गोगुंदा हो गई, कोटड़ा हो गई, ये सारी की सारी साथियों आपको देखने को मिल जाती है इसी क्षेत्र के अंदर से दक्षिणी अरावली की भाग की। अब इस क्षेत्र के अंदर से दक्षिणी अरावली के अंदर से कुछ पठार प्रदेश हैं जिसमें से जो भोराट का पठार आ जाता है, जो कुंभलगढ़ से गोगुंडा के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। और इस पठार की सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिलती है कौन सी, जरगा। दूसरा बात करते हैं लसाड़िया का पठार है,
ये उदयपुर शहर से जो जैसमंद झील है ना, वो जैसमंद झील के बीच में स्थित हो जाता है और ये कठापटा पठार माना जाता है। बोमट पठार के बारे में बात करें तो दक्षिणी उदयपुर आ गया, डूंगरपुर आ गया और सिरोही आ गया, इन क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। उड़िया के पठार के बारे में बात करें तो सिरोही जिले में है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है साथियों। लगभग इसकी ऊंचाई है वो 1360 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। ऊपरमाल का जो पठार के बारे में बात करें तो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में और बिजोलिया बीरवाड़ा तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। एक आ जाता है साथियों काकनवाड़ी और पोतवार का जो पठार है वो अलवर में देखने को मिलेगा और मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। अगर देखो पश्चिम से पूर्व की क्रम के हिसाब से बात करें, पश्चिम से पूर्व की तरफ से अगर आपसे पूछ सकता है इस पठारों का क्रम, तो आबू का पठार आ गया, बोराट का पठार हो गया, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार और राजौती का जो पठार है वो आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं अपन मध्य अरावली के बारे में। देखो साथियों सारी चीज़ें अपन नहीं कर सकते, जो मेन चीज़ें अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि क्लास की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाओ, तो भाई ये सारा का सारा जो कंटेंट है तो आपकी बुक में भी लिखा गया है, लेकिन मेन रूप से बात यह है कि जो जो मेन इंपॉर्टेंट अपन उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर से कम समय के अंदर से आपको ज़्यादा आउटपुट मिले, इसके लिए अपन काम किया है। मध्य अरावली के बारे में बात करें तो साथियों जो मध्य अरावली है यहाँ पर से टोटगढ़ है वो सबसे ऊंची चोटी आ जाती है, 934 मीटर आती है, फिर तारागढ़ आ जाती है, फिर नागपाड़ आ जाती है। ये सारी की सारी चोटियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। इस क्षेत्र के अंदर से आपको मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं जो अजमेर जिले के अंदर से स्थित है। ठीक है, मध्य अरावली की भाग मानी जाती हैं वो। अब आता है साथियों उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से बात करें और इसकी उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ आ जाती है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। याद रखना, बाद में जैसे खो हो गई, बरवाड़ा हो गई, बबई हो गई, बिलाली हो गई, मनोहरपुरा हो गई, बेराट हो गई, काकनवाड़ी हो गई, बालगढ़ हो गई, ठीक है, भानगढ़ हो गई, जयगढ़ हो गई, नारगढ़, ये सारी की सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। और बात करें साथियों एक दो चीज़ और लिख लो, जिसमें से आड़ा वाला पर्वत आपसे पूछ सकता है। कौन सा होता है साथियों? आड़ा वाला। आड़ा वाला पर्वत कहाँ पर है साथियों? आड़ा वाला पर्वत है आपको बूंदी और सवाई माधोपुर में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा लाडले? बूंदी और सवाई माधोपुर में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें, नाम आ जाता है तिरकुट पहाड़ी। कौन सा? तिरकुट पहाड़ियाँ। तिरकुट पहाड़ियाँ कहाँ पर है लाडले? ये आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेंगी? जैसलमेर में आपको देखने को मिलेंगी। और बात करें साथियों चिड़िया टोक पहाड़ियाँ, वो जोधपुर में आपको देखने को मिल जाती है। मालखेत की जो पहाड़ियाँ वो सिक्कर में देखने को मिलेगी। सुंदा पहाड़ी है, फिर सुंदा पर्वत है वो जालौर में आपको देखने को मिल जाता है। मगरा पर्वत है वो उदयपुर में आपको देखने को मिल जाता है। तोराबाटी की पहाड़ियाँ अपने यहाँ पर से कहाँ पर से देखने को मिलेंगी? जो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र है, जो शेखावटी बेसिन, उन क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके बारे में बात करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश साथियों इसको क्या कहा जा सकता है? इसको कहते हैं खादान का कटोरा कहा जाता है। इसके तीन भाग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला भाग आ जाता है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के अंदर से क्या होता है साथियों? यहाँ पर से अवनालिका अपर्दन की जो समस्या वो देखने को मिल जाती है और इस क्षेत्र के कारण क्या होता है साथियों? जो आकृतियाँ बनती हैं उनको उत्खात आकृतियाँ कहा जा सकता है और इस क्षेत्र को चंबल बेसिन को अपन बीहड़ क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें, नाम आ जाता है बनास बेसिन। बनास बेसिन के बारे में बात करें तो बनास बेसिन है वो जयपुर, दौसा, भरतपुर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है साथियों मध्य माही बेसिन, जिसको छप्पन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इस मध्य माही बेसिन के अंदर से देखो कौन कौन से आते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिले विस्तृत हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नाम आता है किसका? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, विंध्यन कगार भूमि और दूसरा जाता है साथियों दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को भी आगे 3-4 भागों में बांटा जाता है, जैसे ऊपरमाल आ जाता है, बिजोलिया से भैंसरोड के मध्य जाता है। डाबी बात करें तो साथियों ये बूंदी और कोटा के मध्य आपको देखने को मिलता है। डग गंगधर के बारे में बात करें तो साथियों ये कहाँ पर मिलेगा? आपको झालावाड़ में देखने को मिलेगा और शाहबाद की उच्च भूमि है ये आपको 12 में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की जलवायु के बारे में। ये ला भाई राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले बात करें राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो अर्ध शुष्क, शुष्क परंतु अरावली के पूर्व में उपाद्र और आर्द्र प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है। याद रखना, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें तो आपसे पूछ सकता है कौन कौन से आते हैं? अक्षांश स्थिति आ जाती है। दूसरा बात करें साथियों उच्चावच और समुद्र से ऊंचाई आ जाती है, समुद्र से दूरी आ जाती है, फिर महाद्वीपता बोल सकते हो। अरावली पर्वत की दिशा भी इसको प्रभावित करती है। ठीक है। मानसूनी और चक्रवाती जो हवाएं हैं वो भी इसको प्रभावित करती हैं और धरातल का जो स्वरूप है वो भी प्रभावित करता है। ये सारे के सारे कारक हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना आपसे पूछ सकता है।
ठीक है, सीधा सीधा पूछेगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों जलवायु का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। जलवायु के वर्गीकरण को अपन क्या है 5 भागों में बांटा जाता है। इसका आधार है वो वर्षा को मानकर किया जाता है। पहला आ जाता है साथियों शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश है जिसके अंदर से 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिसमें से जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर और चूरू को शामिल किया जाता है। दूसरा आ जाता है साथियों अर्ध शुष्क या फिर बोल सकते हो कि स्टेपी जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर से 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, इसके अंदर से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जालौर, पाली, जोधपुर और नागौर, सीकर, झुंझुनू आते हैं। उपाद्र जलवायु प्रदेश के बारे में बात करें जिसके अंदर से 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिसमें से सीकर का कुछ भाग पूर्वी भाग आ जाता है, जयपुर, दौसा, अजमेर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों उपाद्र जलवायु प्रदेश के बारे में। उपाद्र के अंदर से बात करें तो देखो 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होता है, ये यहाँ पर मैंने बताया। बाद में आ जाता है साथियों उपाद्र के बाद में कौन सा आएगा, अति आर्द्र वाला आएगा, आर्द्र वाला आएगा। आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अंदर से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर से, इसमें से 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिसमें से कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण या फिर विभाजन के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए अपने इसको रखा है। इसने भी क्या देखो किस किस चीज़ को क्या क्या माना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें। कोपेन के द्वारा जलवायु का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले नाम आ जाता है AW को अपन कह सकते हैं। इस जलवायु प्रदेश का नाम आ जाता है साथियों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश आ जाता है, और इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो बांसवाड़ा आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर से जैसे मानसून पतझड़ प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है BSHW, जिसको कहा जाता है अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी जलवायु प्रदेश कहा जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व जो जिला है वो नागौर आता है। दूसरा आता है BWHW, जिसमें से उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश इसको कहा जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व जिला है बीकानेर। CWG के बारे में बात करें तो यह आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है, जिसका प्रतिनिधित्व जो जिला है वो टोंक आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में, अपवा तंत्र के बारे में। अपवा तंत्र है राजस्थान के अपवा तंत्र को अपन 3 भागों में बांटते हैं। अरब सागर का में गिरने वाली नदियां जिसमें 17% आता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां 23% आता है, और अंतः प्रवाही नदियां हैं वो 60% आता है। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी देखने को मिलती हैं। बनास की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ वो 23% आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, खारी, बेड़च, गंभीर और बाणगंगा आपको देखने को मिलेगी। अंतः प्रवाही नदियाँ हैं जो 60%, जिसमें घग्गर, कांतरी, मेथा, रूपनगढ़, खंडेला और दोपाराइल कान किया जाती है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों अरब सागर का अपवा तंत्र। अरब सागर का अपवा तंत्र आता है तो सबसे पहले नाम किसका आता है साथियों, माही नदी का आता है। माही नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में आती है, फिर गुजरात में चली जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर आ जाती है। राजस्थान में इसको 171 किलोमीटर के नाम चलती है, और इसकी जो अन्य नाम है इसको वागड़ की गंगा व काठल की गंगा इसको कहा जाता है। माही की जो सहायक नदियों के बारे में बात करें तो अनास हो गया, चाप हो गया, हरण हो गया, सोम हो गया, जाखम हो गया, एरू हो गया, मोरेन हो गया। और बात करें साथियों तो ये उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। साथ ही बात करें तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी बता दी। जैसे इस क्षेत्र अपवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो जैसे जाखम नदी हो गया, साबरमती हो गया, पश्चिमी बनास हो गया, लूणी, ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कौन सा आता है, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र आता है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला अपवा तंत्रों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम किसका आता है, चंबल नदी का आता है। चंबल नदी को चरणावती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, वाटर सफारी कहा जाता है। ये कहाँ से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में बहती है। लंबाई बात करें तो 965 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ओनली केवल राजस्थान में 135 किलोमीटर आ जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है वो 241 किलोमीटर पर ये बहती है। ठीक है, आगे बात करें साथियों, चित्तौड़गढ़ में भैंसरगढ़ के अंदर से क्या होता है कि साथियों चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर है, ये भी याद रखना है। इस चंबल नदी के ऊपर से 3-4 परियोजनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें गांधी सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश की है, राणा प्रताप सागर परियोजना वो चित्तौड़गढ़ की है, जवाहर सागर बांध है या फिर जो परियोजना है वो कोटा की है साथियों। कोटा बिराज है, ये कोटा की है, ये ओनली केवल सिंचाई के रूप में प्रयोग होती है।
बात करें इसके सहायक नदियों के बारे में तो ये रही इसके सहायक नदियाँ। बाईं तरफ चलते हैं तो बामनी, कुराल, मेज, मांगली, घोड़ा पछाड़, चाकण, बनास आ जाती हैं। दाई तरफ से बात करें तो कुनू, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, छापी, चोली, नेवज, काली खोह, बेथली, अंधेरी, ल्यासी, बिलास और काली खड़ा, ये सारी की सारी आपको दाईं तरफ से देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं साथियों अपन बनास नदी के बारे में। बनास नदी कहाँ से बहती है? देखो, राजसमंद से निकलती है, राजसमंद से कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में बहती है। सवाईमाधोपुर जिले के पास में से रामेश्वर नामक स्थान आता है जो चंबल के समीप, यहाँ पर से चंबल तहसील मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। त्रिवेणी संगमों के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर से इसकी जो लंबाई है साथियों 500 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की सबसे लंबी आपको देखने को मिल जाती है। इसके वन अन्य नामों के बारे में बात करें तो वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठ इसको कहा जाता है। ठीक है, बेड़च है, ये भी बनास में बहती है। मैनाल है, ये भी बनास में मिल जाती है। कोठारी, खारी, ये सारी की सारी साथियों इसमें आपको देखने को मिलता है। बात करें बाणगंगा या फिर अर्जुन की गंगा कहा जा सकता है, जो यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें देखो गंभीरी है, ये गंभीरी नदी देखो इसको कहाँ तक इसको उटंग भी कहा जा सकता है साथियों। ये करौली, भरतपुर, करौली के बाद में भरतपुर, भरतपुर का धौलपुर में प्रवाहित होती है और यमुना में मिल जाती है। गंभीर की सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाम आ जाता है साथियों आंतरिक अपवा तंत्र की नदियाँ। इसके अंदर से सबसे पहले नाम आता है घग्गर नदी का, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, याद रखना। राजस्थान में प्रवेश, हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़, गंगानगर और पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। इसके अन्य नामों के बारे में बात करें तो नाली, मृत नदी, नट नदी, द्वैस्वती नदी और सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं कानके या फिर मसूदी नदी के बारे में, जैसलमेर में बहती है। आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। ठीक है, दूसरा जैसे रूपनगढ़ हो गया, मेथा, कांतली, ये सारी की सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेगी जो आंतरिक अपवा तंत्र की नदियाँ हैं। दो चार और हैं, साबी, सोता और रूपारेल आ जाती हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के त्रिवेणी संगमों के बारे में। राजस्थान के त्रिवेणी संगम में बनास, बेड़च और मैनाल है, ये बीगोद भीलवाड़ा में है। दूसरा माही, सोम, जाखम, बेणेश्वर डूंगरपुर में है। चंबल, बनास, सीप है, ये सवाईमाधोपुर में है। रामेश्वर घाट में बनास, डाई, खारी है, ये राजमहल टोंक में आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़े बहुत याद रखना। अब देखो अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से घटता हुआ क्रम आपसे पूछ सकता है, तो बनास का सबसे ज़्यादा है, बाद में लूणी का, बाद में चंबल का और बाद में माही का है। जल ग्रहण के अनुसार है, ये याद रखना। दूसरा बात करते अपन जल की उपलब्धता के आधार पर आरोही क्रम आपको बताना है, तो चंबल, बनास, माही, लूणी और साबरमती आपको बता देना है। अब बात करते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलें दो प्रकार की जाती हैं, एक तो मीठे पानी की आती हैं, खारे पानी की आती है। खारे पानी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले देखो सांबर आ जाता है। सांबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख। सांबर झील है साथियों, ये जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमाओं के बीच स्थित आ जाती है। ये 32 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भाग देश के जो सबसे भाग है ना, वहाँ पर से सबसे जो बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, जिसके अंदर से 8.7% है वो नमक प्राप्त किया जाता है। दूसरा बात करते हैं डीडवाना झील है, जो डीडवाना कुचामन में आपको देखने को मिल जाती है। यह सांबर के बाद में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इसमें से सोडियम सल्फेट नामक नमक प्राप्त किया जाता है साथियों, जो खाने योग्य पर्याप्त मतलब काम में नहीं ली जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा आती है पचपदरा बालोतरा, ये खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पर से नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो अन्य कुछ और जाती हैं, जैसे में से जैसलमेर के अंदर से बात करें तो पोकरण, काबोद आ जाती हैं। फलौदी में जो जोधपुर फलौदी वाला जाता है। लूणकरणसर बीकानेर में जाता है। डेगाना वाला कुचामन, पर्वतसर, नावा ये नागौर में देखने को मिलेगी। रेवासा, काछोर हैं साथियों, ये सिक्कर में देखने को मिलती हैं। बाद में बात करें तो नाम जाता है किसका, बाद में आता है जखराद, थोब, ये बाड़मेर में आपको देखने को मिल जाती है। चूरू में बात करें ताल छपरा आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी के सारे जिले साथियों खारे पानी की थी। अब बात करते हैं मीठे पानी की। मीठे पानी झीलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जयसमंद झील का। जयसमंद झील की स्थिति कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में आपको देखने को मिलती है। इसका जो निर्माण होता है महाराणा जयसिंह के द्वारा किया जाता है। कब करवाया जाता है साथियों, यह 1685 से लेकर 1691 की अवधि पर किया जाता है। जो यहाँ पर से जयसमंद झील है, इसके अंदर से गोमती नदी का पानी को रोककर इसका निर्माण किया जाता है। ये थोड़ा बहुत याद रखना है। दूसरा बात करें मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में से राजस्थान की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। भारत और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी है।
इसे ढेबर झील भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अन्य नाम इसको ढेबरा जाता है। इसमें 7 टापू आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे बड़ा जो टापू है बाबा का भांगड़ा, छोटा है वो प्यारी आपको देखने को मिल जाता है। सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी हैं साथियों? श्यामपुरा और भाट नहरें हैं, वो यहाँ से निकाली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किसका नाम आता है? राजसमंद झील का नाम आता है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 में करवाया गया था, गोमती नदी का पानी को रोककर। ठीक है, अकाल राहत के लिए। दूसरा बात करते हैं पिछोला झील। पिछोला झील है कहाँ पर साथियों? उदयपुर में है। इसका निर्माण राणा लाखा के द्वारा करवाया, राणा लाखा के काल के अंदर से एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और बात करें साथियों इस झील के अंदर से देखो किस किस नदियों का पानी आता है, तो यहाँ पर से नाम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सीसारामा और बुजरा नदियों का पानी इसके अंदर से आता है। इस झील के बीच में से जग मंदिर, जग निवास 2 महल बने हुए हैं, याद रखना। वर्तमान में वो लेक पैलेस सिटी का द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, और इस नदी के जो किनारे है वो एक नटने का चबूतरा भी बना हुआ है साथियों। इस स्टोरी के बारे में जब अपन पीएसआई की क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर से सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पीएसआई की क्लास पे अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं फतेह सागर। फतेह सागर की स्थिति बात करें तो साथियों उदयपुर में आ जाती है, जिसका निर्माण 1687 ईस्वी के अंदर से महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। बाद में 1888 के अंदर से महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसका पुनः मतलब निर्माण करवाया जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि जीर्णोद्वार करवाया जा सकता है। फतेह सागर के अंदर से आपको नेहरू उद्यान भी देखने को मिलेगा और सौर वेधशाला है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फतेह सागर के बाद में नाम आता है साथियों किसका? उदय सागर का आता है क्या? ये लो भाई, ये रहा उदय सागर झील। उदय सागर झील है कहाँ पर? उदयपुर में साथियों। इसका जो निर्माण होता है किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था 1559 से लेकर 64 के मध्य। ठीक है, और इसमें से आयड नदी है उसका पानी आकर गिरता है। फिर नाम आता है साथियों आना सागर। आना सागर का झील है, ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है साथियों। इसका जो निर्माण है वो 1137 ईस्वी में करवाया जाता है, किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा करवाया जाता है। इस नदी के अंदर से जो बांडी नदी का पानी आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आना सागर के बाद में नाम आता है फाई सागर का। ये किसके द्वारा करवाया जाता है इसका निर्माण? ये करवाया जाता है इंजीनियर फाई के द्वारा करवाया जाता है साथियों। इसमें भी बांडी नदी का पानी आकर गिरता है। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, कौन सी? पुष्कर झील मानी जाती है। सबसे पवित्र झील भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है और इस झील में दीपदान करने की परंपरा आपको देखने को मिल जाती है। इस झील के किनारे साथियों ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है साथियों नक्की झील। नक्की झील है नाकों के द्वारा, देवताओं के नाकों के द्वारा इसको बनाई जाती है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है, याद रखना। इस झील के निकट आपको टोडरोक और ननरोक देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिसेड झील, अलवर में आपको देखने को मिल जाती है। इस झील में महाराणा या फिर महाराजा विनय सिंह के द्वारा महल का निर्माण करवाया गया था, जो वर्तमान में लेक पैलेस होटल के नाम से संचालित है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा आता है? दूसरा था साथियों कायलाना झील, जो जोधपुर में आपको देखने को मिल जाती है। जो इस झील में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट नहर परियोजना है, उसका पानी यहाँ पर से आता है। ठीक है, और जोधपुर के अंदर से पेयजल का प्राप्ति यहाँ से होती है। दूसरा बात करते हैं कोलायत झील, बीकानेर में आपको देखने को मिल जाता है। इस झील के किनारे महर्षि कपिल मुनि का आश्रम आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर से कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, पुष्कर झील की तरह इस झील के अंदर भी दीपदान की परंपरा आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें छोटी मोटी आपको देखने को बहुत सारी मिलेंगी, जैसे नाम आता है मानसागर झील, जो जयपुर में आपको देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर से जल महल बना हुआ है। दूसरा बात करें गेप सागर है, पर गेप सागर जो एडवर्ड झील को उसको कहा जाता है, जिसको डूंगरपुर में स्थित इसके आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नवलखा कनक सागर, जेत सागर, ये सारे के सारे आपको बूंदी में देखने को मिलती है। फिर आता है नाम साथियों किसका? स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर, दूध तलाई और कुमारिया तालाब जाता है, ये उदयपुर में आपको देखने को मिल जाते हैं साथियों। सरदार समुद्र है, ये पाली में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें साथियों, देखो बंद बारेठ, ये भरतपुर में मिलेगा। तालाब शाही के बारे में बात करें तो देखो कहाँ पर इसे मिलेगा, ये धौलपुर में आपको देखने को मिल जाता है। बालसमुंद झील है, ये जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी। बालसमुंद के बाद में बात करें तो बुझ झील आती है, जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा गड़ीसर सरोवर, या फिर दूसरा कौन सा था साथियों? गड़ीसर के बाद में गजरूप सागर आ जाता है, जो जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा नाम बात करें तो साथियों पन्नाला अल शाह तालाब है, झुंझुनू खेतड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। एक मोती झील और है, वो याद रख लेना। कौन सी झील है साथियों? मोती झील। और मोती झील कहाँ पर है साथियों? भरतपुर में आपको देखने को मिल जाती है, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के उद्योगों के बारे में।
ये रहा भाई राजस्थान के उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक वृहत उद्योग हैं साथियों, अलवर भिवाड़ी में आपको देखने को मिल जाती हैं। जो मेन हैं उन्हीं के बारे में बात करें, देखो कौन सा आता है सबसे पहले नाम आ जाता है जो कृषि उपकरणों के बारे में बात करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि राजस्थान के जो महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हैं उन्हीं के बारे में बात करें। कृषि उपकरण है वो नागौर के फेमस माने जाते हैं। दरी उद्योग है साथियों, नागौर, टांकला और जोधपुर का फेमस माना जाता है। हाथी दांत का कार्य बात करें तो जयपुर, पाली, जोधपुर में किया जाता है। कसीदाकारी के बारे में बात करें तो बाड़मेर में। पेचवर्क का जो कार्य होता है शेखावाटी में होता है साथियों। पेपर में से उद्योग है वो जयपुर, उदयपुर का फेमस माना जाता है। कागज उद्योग के बारे में बात करें तो चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा का फेमस माना जाता है, साथ ही उदयपुर का भी कह सकते हो। कांच उद्योग के बारे में बात करें तो धौलपुर का फेमस माना जाता है, ठीक है। गंवार के बारे में बात करें तो जयपुर, अजमेर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर में आपको देखने को मिल जाता है। बाद में बात करें साथियों तेल और वनस्पति के बारे में, यहाँ तक हो गया। तेल और वनस्पति के बारे में बात करें तो यहाँ पर से कौन कौन सा आता है, ये आ जाता है। ये देखो मेन रूप से जयपुर हो गया, निवाई हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भरतपुर हो गया, इनमें फेमस माना जाता है। गंवार का आपने देख लिया, कांच उद्योग का देख लिया। एक आता है साथियों रत्न तराशने और आभूषण का निर्माण करने के लिए जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा का फेमस माना जाता है। कागज़ के बारे में बात करें तो साथियों चित्तौड़गढ़ और जयपुर का फेमस माना जाता है। कत्था और गोंद और लाख का जो कार्य होता है साथियों कोटा, बूंदी, झालावाड़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। बीड़ी उद्योग के बारे में बात करें तो टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर का फेमस माना जाता है। गोटा उद्योग बात करें तो साथियों ये खंडेला, सीकर का फेमस माना जाता है। रंगाई छपाई के बारे में बात करें तो बाड़मेर, बालोतरा, बगरू, सांगानेर, अकोला, सवाईमाधोपुर, नाथद्वारा और पाली का फेमस माना जाता है, ठीक है। खेस के बारे में बात करें तो चौमू, बालोतरा और फालना का फेमस माना जाता है। ऊनी नमदे हैं वो टोंक के फेमस हैं, और ऊनी कमल है वो बीकानेर की फेमस हैं। और साथियों ऊनी खादी की जो बर्डी है वो जैसलमेर की देखने को मिल जाती है। डोरिया और मसूदा की जो साड़ी है वो मुख्य रूप से कोटा की आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं अपन देखो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर से क्या था कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित जो सूती वस्त्र मिले हैं, सबसे पहला नाम आता है दी कृष्णा मिल लिमिटेड, जिसकी स्थापना साथियों 1889 के अंदर से की जाती है ब्यावर, अजमेर में। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, याद रखना, ठीक है। और जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, सेठ दामोदर दास के द्वारा की जाती है। दूसरी का नाम आता है साथियों, इसको कहा जाता है एडवर्ड मिल्स कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1906 में ब्यावर, अजमेर में होती है। तीसरी आती है दीप महालक्ष्मी मिल्स आती है, 1925 में इसकी स्थापना होती है ब्यावर, अजमेर में। फिर आती है मेवाड़ टेक्सटाइल, 1938 में इसकी स्थापना होती है साथियों, कहाँ पर से, ये होती है भीलवाड़ा में। फिर महाराजा उमेद सिंह मिल है जो 1942 में इसकी स्थापना होती है पाली के अंदर से। राज्य की सबसे बड़ी सूती मिल है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें शार्दुल टेक्सटाइल है जो 1946 में इसकी स्थापना की जाती है। एक दो और नहीं है यहाँ पर से, नहीं लिखाई क्या, वो आप याद रख लेना, जो 1946 में इसकी स्थापना होती है। एक और है साथियों विजय कॉटन मिल है, जिसकी स्थापना 1947 में की जाती है। अब बात करते हैं देखो राजस्थान की जो सहकारी क्षेत्र में राजस्थान की सूती मिलें हैं उन्हीं के बारे में बात करें। सबसे पहले राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, जिसकी स्थापना 1965 में गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में की जाती है। दूसरी बात करें श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल है, जिसकी स्थापना 1978 में हनुमानगढ़ में की जाती है। नेक्स्ट बात करें गंगापुर सहकारी कताई मिल है, जो इसकी स्थापना 1981 में गंगापुर, भीलवाड़ा में की जाती है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करें देखो नाम आता है चीनी उद्योग का। जब चीनी उद्योग का जिक्र होता है तो साथियों सबसे पहले राजस्थान की प्रथम जो शक्कर मिल है दी मेवाड़ शुगर मिल है, जिसकी स्थापना 1932 में भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। और ये मेन रूप से बात करें तो एक निजी क्षेत्र की थी। फिर बाद में स्थापना होती है दी गंगानगर शुगर मिल की, स्थापना 1937 में होती है गंगानगर के अंदर से, और इसे 1956 के अंदर से सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया था। 1968 के अंदर से यहाँ पर से चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन आता है सहकारी चीनी मिल, ये कहाँ पर है, बूंदी में है। अब बात करें साथियों ऊन उद्योग के बारे में। ऊन उद्योग है देश का जो 47.98% उत्पादन है वो अकेला राजस्थान करता है ऊन का, ठीक है। और ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, ये भी याद रखना है। अब ऊन उद्योग के लिए कौन कौन सी मिलें लगा रखी है, तो सबसे पहले स्टेट वूलन मिल है, ये बीकानेर में लगा रखी है। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा था, वर्ड स्प्रिंग मिल है जो चूरू, लाडनू, नागौर में स्थापित है। दूसरा बात करें केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई, जोधपुर में की गई। ऊन उत्पादन में सबसे ज़्यादा स्थान रखता है वो जोधपुर, या फिर ये कह सकते हो कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो जोधपुर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक बड़ी ऊन की मंडी है वो बीकानेर में है।
केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है वो जो अविका नगर टोंक है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा कौन सा आता है, यहाँ पर चाहता है वनस्पति घी और सरसों तेल के बारे में बात करते हैं। पहली फैक्ट्री लगाई जाती है राजस्थान की प्रथम जो वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में लगाई जाती है 1964 के अंदर से। दूसरा बात करें अपन तेल के बारे में, तो देखो तेल के प्रमुख कारखाने जैसे चंबल हो गया, नेताजी हो गया और वीर बालक हो गया, ये तीन तो किसके हैं, जयपुर की हैं, और इंजन मार्को है साथियों भरतपुर का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी उद्योग के बारे में। डेयरी उद्योग के बारे में अपन जिक्र करें तो साथियों सबसे पहले इस विभाग की जो स्थापना होती है 1973 में होती है। राजस्थान की जो प्रथम डेयरी थी उसका नाम था पद्मा डेयरी, जो अजमेर में स्थापित की गई थी 1938 में। दूसरा बात करें राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, बोल सकते हो किसके बारे में, RSDDF के बारे में, सी के बारे में, जिसकी स्थापना 1975 में की जाती है विश्व बैंक के सहयोग से जयपुर में। दूसरा नाम आ जाता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसको बोल सकते हो RCDF की स्थापना 1977 में की जाती है, जिसका मुख्यालय मूल रूप से जयपुर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तांबा के बारे में। तांबा के अंदर से सबसे पहले मेन रूप से बात करें तो कहाँ का फेमस माना जाता है, देखो साथियों राजस्थान के अंदर से तांबा उद्योग है वो मेन रूप से केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले बात करें तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है साथियों, झुंझुनू के अंदर से है, किसी भाई को देखना तो मेरे साथ चल लेना, मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा बात करें तो चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट है झुंझुनू में, ये भी झुंझुनू का ही है। एक याद रखना अलवर का है, दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट है जो अलवर में आपको देखने को मिलता है। मुख्य रूप से बात करें तो ये दो झुंझुनू में है। ठीक है, झुंझुनू का जो खेतड़ी है वो फेमस माना था तांबे के लिए। दूसरा बात करते हैं जस्ता उद्योग। जस्ता उद्योग का जब जिक्र होता है तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना होती है देबारी उदयपुर में 1966 के अंदर से। साथ ही बात करें तो वेदांता जिंक सल्फेट चंदेरिया के अंदर से यहाँ पर से संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है साथियों, कौन सा, सीमेंट उद्योग के बारे में बात करें। सबसे पहले बात होती है सीमेंट उद्योग के अंदर से ACC सीमेंट लिमिटेड। ACC सीमेंट लिमिटेड है ये राजस्थान की प्रथम सीमेंट कारखाना है, जिसका स्थापना बूंदी में, लाखेरी बूंदी में होती है। और कब होती है साथियों, ये 1615-16 में की जाती है। दूसरा बात करें जयपुर उद्योग लिमिटेड है जो सवाईमाधोपुर में स्थापित किया गया था, जो अभी वर्तमान में फिलहाल बंद है। दूसरा बात करते हैं चेतक सीमेंट, या फिर बोल सकते हो कि चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स है जो चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट आता है JK सीमेंट। JK सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा बात करें JK व्हाइट सीमेंट, राजस्थान का प्रथम व्हाइट सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में स्थापित किया गया था 1984 में। दूसरा बात करते हैं बिड़ला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड जो चित्तौड़गढ़ में है। फिर आता है साथियों राजश्री सीमेंट। राजश्री सीमेंट है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको नागौर में देखने को मिलेगा। खारिया के बाद में आ जाता है साथियों मीरापुर आ जाता है। ये दोनों के दोनों साथियों कहाँ पर हैं, नागौर में आ जाता है। एक आता है साथियों बिड़ला व्हाइट सीमेंट, जो कहाँ पर मिलेगा आपको, खारिया खंगार जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। बिड़ला व्हाइट सीमेंट वाला जो कारखाना है ये सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट का कारखाना माना जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं अपन कांच उद्योग के बारे में। कांच उद्योग के अंदर से सबसे पहले नाम आता है साथियों किसका, धौलपुर का नाम आता है, जिसके अंदर से दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स है वो जो धौलपुर में आपको देखने को मिल जाता है, जो दी गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। दूसरा बात करते हो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में आपको देखने को मिलेगी। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में आपको देखने को मिल जाती है, जो मेन रूप से टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है उसको बनाने के लिए काम में करती है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बच जाती है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, ये कहाँ पर आपको भिवाड़ी अलवर में देखने को मिलेगी। एक और मिलेगा साथियों अलवर के अंदर से गिलोट में, जिसका नाम आता है प्लांट ग्लास संयंत्र, वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जो गिलोट कहाँ पर है, अलवर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था साथियों, पत्थर उद्योग के बारे में बात करें। पत्थर उद्योग के अंदर से सबसे पहला नाम आता है संगमरमर। संगमरमर का जो प्रमुख केंद्र है राजसमंद के नागौर, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा फेमस माना जाता है। काला संगमरमर है साथियों जयपुर में आपको देखने को मिलेगा। लाल पत्थर है वो धौलपुर का फेमस है। पीला पत्थर जैसलमेर का। कोटा स्टोन आपको कोटा का देखने को मिल जाता है। 4 पार्क हैं साथियों, स्टोन पार्क हैं, उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। पहला मंडोर जोधपुर में है। दूसरा कौन सा था साथियों, ये आ जाता है मासलपुर आ जाता है, जो करौली में आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा बात करें तो साथियों कौन सा आता है, विष्णोदा धौलपुर में आपको देखने को मिलेगा। और एक कोटा में भी और है साथियों, किसका नाम आता है, जिसका नाम आता है मंडाना, कोटा में आपको देखने को मिलेगा। ये 4 स्टोन पार्क हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों किसके बारे में, मार्बल उद्योग देख लेंगे। कौन सा लिखा गया इसने लिखा है
खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों के। तो खनिज और तेल और प्राकृतिक गैसों के बारे में बात करें तो राजस्थान है वो भारत में कच्चे तेल का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है साथियों। और भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन का 32 मीट्रा या फिर बोल सकते हो कि 20% जो योगदान है वो राजस्थान रखता है। ठीक है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन के 4 बेसिन आपको देखने को मिलेगा। वो 4 बेसिन कौन कौन से आते हैं साथियों, जिसमें से 14 जिले आते हैं। पहला आ जाता है साथियों बाड़मेर सांचौर बेसिन आ जाता है, जिसमें से बाड़मेर और जालौर जिला आता है। दूसरा जो बेसिन आता है साथियों जैसलमेर बेसिन आता है, जिसमें से जैसलमेर ही जिला आता है। तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन आता है, जिसमें से बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं। एक और आ जाता है साथियों विंध्य बेसिन, जिसमें से कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और साथियों राजस्थान रिफाइनरी परियोजना है जो पंचभद्रा बालोतरा में स्थापित की जाती है, जिसका शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कौन सा, इंजीनियरिंग तकनीकी उद्योग के बारे में बात करें। इंजीनियरिंग तकनीकी उद्योग के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम किसका आता है साथियों, ये नाम आता है यहाँ पर से नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। साथियों जयपुर में है, ये बॉल बेयरिंग बनाने का काम करती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, जो कोटा में आपको देखने को मिलेगा, जो विद्युत उपकरण बनाती है। एक एचएमटी है साथियों, हिंदुस्तान मशीन टूल है, जो अजमेर में आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें जयपुर मेटल्स है, ये क्या काम करेगा साथियों, जयपुर में है, बिजली का जो मीटर है उसका उत्पादन किया जाता है इस चीज़ के साथ। दूसरा बात करें साथियों कौन सा था, कैप्सन मीटर कंपनी है, जो जयपुर और पाली में है और जो पानी के मीटर बनाने के लिए काम में करती है। दूसरा बात करें साथियों राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन है, जो जयपुर में है, जो टीवी निर्माण के लिए काम में आती है। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा आता है यहाँ पर से, सिमको वैगन फैक्ट्री है साथियों, भरतपुर में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें साथियों, नेक्स्ट कौन सा आता है, रसायन उद्योग के बारे में बात करें। रसायन उद्योग के अंदर से सबसे पहला नाम आता है रबड़ टायर उद्योग, कांकरोली में है। नेक्स्ट बात करें सीरी के बारे में, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शोध संस्था है, जिसकी स्थापना साथियों झुंझुनू पाले में की जाती है, झुंझुनू पिलानी में की जाती है। कब की जाती है, 1953 में की जाती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नवीनतम औद्योगिक विकास नीति के अंदर से कब की जाती है, 1 जुलाई 2019 को स्थापित की जाती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो राजस्थान के कुछ सेज हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोल सकते हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जा सकता है। अब वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करें तो सीतापुरा सेज है, ये जयपुर में है। ये किससे है, जेम्स और ज्वेलरी से संबंधित है। दूसरा बात करें महिंद्रा सेज है साथियों, ये आईटी और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, जयपुर कलवाड़ा में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है सोमानी सेज। सोमानी सेज साथियों अलवर में है, जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए फेमस माना जाता है। नेक्स्ट बात करें साथियों, दूसरा जाता है आरएनबी सेज, जो टेक्सटाइल के लिए फेमस माना जाता है, जो अलवर में है, सॉरी बीकानेर में है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अभी प्रस्तावित है वाटिका जो सेज है, जो आईटी सेल है साथियों, ये जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों ईपीआईपी पार्क, या फिर बोल सकते हो किसके बारे में, जो निर्वात संवर्धन औद्योगिक पार्क है उनके बारे में बात करें तो सीतापुरा जयपुर में है, बोरानाड़ा जोधपुर में है, नीमराना अलवर में है। ठीक है, देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो सीतापुरा है, याद रखना, जिसकी स्थापना 1997 में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन एग्रो फूड पार्क के बारे में बात करते हैं। एग्रो फूड पार्क में रणकपुर कोटा में आ जाता है साथियों। दूसरा बोरानाड़ा है, ये जोधपुर में आपको देखने को मिल जाता है। एक आ जाता है उद्योग विहार, जो श्रीगंगानगर में है, एक अलवर में आपको देखने को मिल जाता है साथियों, ये थोड़ा सा याद रखना। एक नाम बात करें साथियों जेट्रो के बारे में। जेट्रो आपको या फिर बोल सकते हो कि जापानी जो कंपनी है या फिर जापानी पार्क है उनके बारे में है, तो एक तो नीमराना अलवर में है, एक दूसरा जाता है साथियों गिलोट अलवर में, दोनों के दोनों वहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। एक दो पार्क और हैं, जैसे पुष्प पार्क है, ये आपको अलवर में देखने को मिलेगा, खुसखेड़ा में। हौजरी पार्क बात करें तो भिवाड़ी अलवर में देखने को मिल जाता है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है साथियों, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, ये कोकस जयपुर में देखने को मिलेगा। जेम्सन ज्वेलरी पार्क है वो सीतापुरा जयपुर में देखने को मिल जाता है साथियों। एक ऑटोमोबाइल पार्क है, ये कहाँ पर है साथियों, भिवाड़ी अलवर में देखने को मिल जाता है। एक आ जाता है साथियों सीडोस, या फिर बोल सकते हो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन है, जो सीतापुर में आपको देखने को मिलता है। एक आ जाता है साथियों, ये कौन सा, देखो इधर से इन्होंने लिखा है CAD लिखा है, CAD है, ये याद रखना CAD, या फिर बोल सकते हो इसके बारे में कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, ये कहाँ पर है साथियों, ये सेंटर है आपको भिवाड़ी में अंदर से भीलवाड़ा में देखने को मिल जाता है। एक साइबर पार्क है साथियों जोधपुर में आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत है, इनको याद रख लेना। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में,
राजस्थान में कृषि के बारे में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये रहा भाई। राजस्थान के अंदर से जो कृषि होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दशा और अलग अलग जलवायु के हिसाब से होती है साथियों। तो इसके अंदर से जो कुछ कृषियों के प्रकार हैं और पद्धतियों के बारे में बात हो रही है। वालरा आ जाती है, दजिया आ जाती है, चिमात आ जाती है, ये थोड़ी सी फेमस है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर से देखो क्या होता है, वालरा कृषि होती है, इसको झूमिंग या फिर स्थानांतरित कृषि पद्धति भी कहा जा सकता है। ये दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा की जाती है, याद रखना। दजिया बात करें तो साथियों ये दक्षिणी राजस्थान में की जाती है भील जनजाति के द्वारा, और चिमाता है ये भी आपको भील जनजाति के द्वारा की जाती है। आगे बात करें देखो कृषि के प्रकारों के बारे में, तो 3 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। खरीफ की फसल, खरीफ, रबी और जायद आपको देखने को मिल जाती है। बात करें अपन खरीफ के बारे में, तो खरीफ कब बोई जाती है साथियों, ये जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है जून से सितंबर के मध्य, याद रखना। दूसरा बात करें रबी है तो ये सर्दी में बोई जाती है साथियों, अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है। जायद बात करें तो ये ग्रीष्म ऋतु होती है उसके अंदर से बोई जाती है। नेक्स्ट बात करें साथियों नरमा। नरमा क्या साथियों, कपास की किस्म है, और कपास होता है उसको सफ़ेद सोना भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं देखो कृषि अनुसंधान केंद्रों के बारे में, जो बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले बात करें तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1943 में दुर्गापुरा जयपुर में की जाती है। जब आप अधीनस्थ बोर्ड में जाओगे तब वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उनके पास में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा था केंद्रीय कृषि फार्म, जिसकी स्थापना 1956 में की जाती है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ये भी याद रखना है। दूसरा केंद्रीय कृषि फार्म है 1982 जेतसर श्रीगंगानगर में है। फिर मक्का अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर है साथियों, ये मिलेगा आपको बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। फिर साथियों एक आता है काजरी। काजरी बोल सकते हो कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था है, जिसकी स्थापना 1959 में की जाती है जोधपुर में। दूसरा बात करें आफरी, जिसको बोल सकते हो कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था है, जिसकी स्थापना 1985 में की जाती है। कहाँ पर की जाती है साथियों, ये आता है जोधपुर में। ठीक है, दोनों के दोनों हैं, आफरी और काजरी दोनों जोधपुर में है। नेक्स्ट आता है साथियों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान, ये तो आपको सबको पता है, सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय बीज या मसाला केंद्र तबीजी अजमेर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है साथियों, याद रखना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीकानेर में आपको देखने को मिलेगी। चावल अनुसंधान है वो बांसवाड़ा में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों, गुड़ा मालनी बाड़मेर में आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़े अनुसंधान है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं देखो प्रमुख किस्मों के बारे में, तो प्रमुख किस्मों में मैंने सबसे पहले चावल को रखा है। देखो चावल का जो सर्वाधिक क्षेत्र है फल है वो बूंदी हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, और सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो बूंदी हनुमानगढ़ में ही होता है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं वो माही सुगंधा, बासमती, पूसा सुगंधा और पूसा आरज स्टेन आपको देखने को मिलती है। बाजरा के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाजरा का जो उत्पादन है साथियों, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है बाड़मेर जोधपुर में बोया जाता है, जबकि उत्पादन अलवर और जयपुर में होता है। इसकी किस्मों के बारे में बात करें तो RCB 30, RCB 911, राजस्थान 171, बाजरा चरी और पायोनियर आ जाती है। ठीक है, बात करें अपन मक्का के बारे में साथियों, तो मक्का का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन वाला है वो भीलवाड़ा उदयपुर में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में होता है। इसकी किस्मों के बारे में बात करें तो माही कंचन, माही धवल, नवजोत और मेघा के बाद में विजय आ जाती है। फिर आती है साथियों मोती कंपोजिट आती है, और पूसा HM 8 आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है, मक्का लिख दी। मक्का के बाद में और कोई नहीं लिखेगा, इसने लिखी होंगी ना यार, ये रहा कपास आ गया। कपास के बारे में बात करें तो देखो कपास के उत्पादन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बोया कहाँ जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। देखो साथियों सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है कहाँ पर, यह हनुमानगढ़ और गंगानगर में बोया जाता है, और वहीं पर उत्पादन इसका सबसे ज़्यादा होता है। कौन कौन सी इसकी आ जाती हैं, वीरनार आ जाती है, वीरनार के बाद में वरालक्ष्मी, गंगानगर अगेती, बीकानेर नरमा, ये थोड़ी सी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं गेहूँ के बारे में। गंगानगर हनुमानगढ़ में बोया जाता है, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ में ही इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। बात करें देखो कौन कौन सा है, कल्याण आ गया, सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा, सुनहरी, और सुनहरी के बाद में दुर्गापुरा 65, लाल बहादुर, राज 30 स्वतंत्र आ जाती है, चंबल 65 आ जाती है, साबरमती और कोहिनूर आ जाती है। सारी की सारी जो किस्में हैं साथियों ये गेहूं की फेमस मानी जाती हैं। और मैंने सारी नहीं लिखी, जो मेन इंपॉर्टेंट हैं अपन उन्हीं के बारे में चर्चा की है साथियों। वैसे तो सारी चीज़ें आपकी किताब में लिख रखी हैं, तो अपन शॉर्ट नोट्स के रूप से पढ़ रहे हैं, एक बढ़िया रिवीजन हो जाए साथियों। आप सभी का उम्मीद करता हूँ कि 2 सब्जेक्ट का बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा, और हमारा प्रयास रहेगा साथियों कि आपको सारी सब्जेक्टों का रिवीजन करवाया जाए। इसके बाद में या तो पॉलिटी लेते हैं, इंडियन पॉलिटी, या फिर अपन लेते हैं साथियों इंडियन ज्योग्राफी।
नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ अपन वन के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के अंदर से वनों के बारे में बात करें तो कौन कौन से थे? आरक्षित वन है वो 37.5% पर है, याद रखना। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वह उदयपुर आ जाता है। रक्षित वन के बारे में बात करें तो 56.55% पर आपको देखने को मिलेगा, पहला स्थान इसका 12 का है। अवर्गीकृत वन के बारे में बात करें तो 6.40% है, बीकानेर में इसका पहला स्थान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात करें अपन वन 2023 के बारे में, बोल सकते हो कि भारत वन रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा राजस्थान में अधिकतम परसेंटेज वन आवरण कहाँ पर है? उदयपुर में, प्रतापगढ़ और सिरोही में है। राजस्थान में अधिकतम वन आवरण क्षेत्रफल वाले जिलों के बारे में बात करें तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ है, ये याद रखना। न्यूनतम परसेंटेज वाले जिलों के बारे में बात करें तो चूरू, जोधपुर और बीकानेर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर है। वृद्धि करने वाले जिलों के बारे में बात करें तो सीकर है, जिसने 19.14% की वृद्धि की है साथियों। दूसरा बात करें तो बाड़मेर और अलवर आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज़ याद रखना, ये परसेंटेज में नहीं है लाडले, ये किस में है? ये किलोमीटर में है। ये दोनों चीज़ें याद रखना, किलोमीटर में है। ठीक है, इधर बात करें देखो कमी करने वाले बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर आपको देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा कोई खास है नहीं, मेन चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर लिखा दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पर्यटन के बारे में। तो पर्यटन के बारे में बात करें तो साथियों पर्यटन विभाग की जो स्थापना होती है 1956 में की जाती है। आरटीडीसी की जो स्थापना होती है 1978 में होती है साथियों। इसका जो मुख्यालय होता है वो जयपुर में होता है। ठीक है, और जो पर्यटन विभाग को जो उद्योग का दर्जा दिया जाता है साथियों 1 अप्रैल 2022 को दिया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, आगे बात करें तो राजस्थान का जो पर्यटन लोगो है फिर स्लोगन है वो क्या जाता है साथियों? पधारो हमारे देश आपको देखने को मिल जाता है। टैगलाइन के बारे में बात करें तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, ये इसकी टैगलाइन आपको देखने को मिल जाती है। एक चीज़ और याद रखना, राजस्थान पर्यटन स्लोगन के साथ में प्रतीकात्मक जो पशु है वो ऊंट को दर्शाया गया है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, ऊंट को भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें देखो राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटक सर्किट हैं या फिर परिपथ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम किसका आता है लाडले? नाम आता है मरुस्थल परिपथ या फिर मरुस्थल पर्यटन सर्किट कह सकते हो, जिसके अंदर से जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया है। मेवाड़ सर्किट के बारे में बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा शामिल हैं। वागड़ सर्किट के बारे में बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा आपको देखने को मिलेगा। ढूंढाड़ में बात करें तो जयपुर, दौसा, टोंक है। गौड़बाड़ सर्किट में बात करें तो माउंट आबू, रणकपुर आपको देखने को मिलेगा। मेरवाड़ा मारवाड़ परिपथ है या फिर बोल सकते हो कि मेरवाड़ा मारवाड़ सर्किट है, इसके अंदर से अजमेर पुष्कर को शामिल किया गया है। ब्रज मेवात सर्किट के बारे में बात करें साथियों तो कौन सा आ जाता है? इसके अंदर से आ जाता है यहाँ पर से अलवर, सरिस्का, भरतपुर, सवाई माधोपुर आता है। शेखावाटी सर्किट के बारे में बात करें तो सीकर, मन्नावर, झुंझुनू आपको देखने को मिलेगा। आड़ोती सर्किट के बारे में बात करें तो साथियों बूंदी, कोटा और झालावाड़ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें जैसे तीर्थ सर्किट है जिसमें से अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और महावीरजी को शामिल होता है। एक और आ जाता है साथियों, कौन सा आता है यहाँ पर से? तीर्थ सर्किट के बाद में एक और इसने नहीं लिखा, वो कौन सा? ट्राइबल पर्यटन सर्किट है, वो नहीं लिखा, जिसमें से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर को शामिल किया गया था। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया। ढोलामारू सर्किट के बारे में बात करें तो इसमें से साथियों ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्थापना आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी। वागड़ टूरिस्ट सर्किट है जिसके अंदर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र के शामिल को किया गया है। जिसमें से बात करें तो कौन कौन से शामिल हैं? यहाँ पर से 2-3 क्षेत्र हैं, जिसमें से कौन सा था? वेणेश्वर आ जाता है, वेणेश्वर का त्रिपुरा सुंदरी आ जाता है, और माही का जो काकद्वीप के बांध है उनके बारे में बात करने देखने को मिलेगा, जैसे घोटियांबा माला वो देखने को शामिल हो जाता है। मरु त्रिकोण के बारे में बात करें, मरु त्रिकोण के अंदर से 3 जिलों को शामिल किया गया, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देखो यहाँ पर से, और राजस्थान के अंदर से जितने संभाग हैं, जैसे 7 संभाग हैं, तो 7 संभागों के ऊपर से साथियों पुरातत्व सर्किट की स्थापना की गई है, ये याद रखना। अभी बात करें तो स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कुछ सर्किट बनाए गए थे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है साथियों, कौन सा? मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट। इसके अंदर से राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के केंद्र हैं उनको शामिल किया गया है। इनके अंदर से जो जितने भी धार्मिक केंद्र हैं उनको शामिल करने के जोड़ने के लिए सर्किट बनाया गया। दूसरा बात करें बुद्धा सर्किट, जिसमें से जयपुर और झालावाड़ के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए केंद्रों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है साथियों कृष्णा सर्किट, इसमें से नाथद्वारा, गलताजी,
कनक का वरंदा माना जाता है और साथ ही खाटू श्याम जी को जोड़ने के लिए इसको सर्किट को बनाया गया है। बालाजी के बारे में बात करें तो चूरू के सालासर बालाजी, जयपुर के घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी, सामोद हनुमान जाता है और मेहंदीपुर के बालाजी पांडुपुल हनुमान मंदिर को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में बात करते हैं। हृदय योजना 2015 में चलाई जाती है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गुमेंटेशन योजना इसको कहा जा सकता है साथियों। 2015 में इसको चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अजमेर को शामिल किया जाता है। दूसरा बात करें तो प्रसाद योजना 2015 में चलाई जाती है साथियों। इसके अंदर से क्या होता है कि अजमेर और पुष्कर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आती है साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ये योजना थी साथियों देवस्थान विभाग के द्वारा शुरू की जाती है और 2013 में स्टार्ट की जाती है। ठीक है, जो वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के रूप में इसको स्टार्ट किया जाता है। पहले तक क्या था साथियों, जब इसको स्टार्ट किया गया था तो हवाई जहाज़ नहीं था। 2016 के अंदर से इसको हवाई यात्रा में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इन्हें करा जाता है अतिथि गृह योजना 2020 में स्टार्ट की जाती है। गेस्ट हाउस योजना है साथियों 2021 में स्टार्ट की जाती है। राजस्थान होम स्टे या फिर पेन गेस्ट योजना है, ये स्कीम 2021 में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आती है साथियों राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप है 2021 में स्टार्ट किया जाता है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है, इसको 2022 में स्टार्ट किया जाता है। और एक विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 दिसंबर को मनाया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन हेतु संचालित शाही रेलगाड़ियों के बारे में। साथियों इससे सवाल अभी हाल ही में जो लाइब्रेरियन का थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उससे सवाल पूछा गया था। सबसे पहले बात करें तो पैलेस ऑन व्हील 1982 में स्टार्ट की जाती है। इसका जो संचालन होता है साथियों 26 जनवरी 1982 को होता है। ये जो रेलगाड़ी है साथियों दिल्ली से जयपुर चलती है। दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर के केंद्रों में स्टार्ट होती है और वापस अपने साथ दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरा बात करें तो हेरिटेज ऑन व्हील 2006 में इसको स्टार्ट किया जाता है। यह जयपुर से सीकर मंडावा, चूरू, बीकानेर को जोड़ती है। वर्तमान में क्या फिलहाल बंद पड़ी है साथियों। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील जो 2009 में स्टार्ट की जाती है साथियों। यह दिल्ली से जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, आगरा, जयपुर, वाराणसी केंद्र को जोड़ती है। ठीक है, 2017 में इसका विलय पैलेस ऑन व्हील में कर दिया गया था। ये पूछा गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करें हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील के बारे में तो पैलेस ऑन व्हील का नाम परिवर्तित 2018 में हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील के नाम से संचालित किया जा रहा है साथियों। ये जो रेलगाड़ी है 2 मार्गों पर चलती है। पहला बात करें तो स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग पर चलती है जिसमें से दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर को चलती है। दूसरा बात करें मरु त्रिकोण मार्ग पर दिल्ली से चूरू, बीकानेर, धौलपुर और आगरा से होते वापस दिल्ली में चली जाती है। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बच जाती है साथियों कौन सी रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस है जिसकी स्थापना या फिर जिसको स्टार्ट किया जाता है 1994 में स्टार्ट होती है। एक आती है साथियों विलेज ऑन व्हील है जिसकी स्थापना साथियों ये जनवरी है। कब चलती है 2054 में चलती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद में साथियों किसका जिक्र होता है शायद तक पशुधन का होता है। ये रहा भाई पशुधन। राजस्थान में पशुधन है वो दूसरे स्थान पर है, याद रखना 10.64% के साथ में। यूपी पहले स्थान पर आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर से जैसे दूध में, अंडे में और जितनी भी चीज़ों में आपको यूपी आपको देखने को आगे मिलेगा। आगे बात करें तो पशुगणना है साथियों ये राजस्व मंडल अजमेर की तरफ से की जाती है। ये थोड़ा सा याद रखना 5 साल में एक बार होती है। 2019 में हुई थी, याद रखना 20वीं पशुगणना थी जिसको डिजिटल पशुगणना भी कह सकते हो या फिर पहली बार स्वतंत्रता के बाद में ये होती है। ठीक है, पहली डिजिटल पशुगणना थी जो 20वीं पशुगणना थी वो थी। इस पशुगणना के अंदर से साथियों माइनस या फिर बोल सकते हो कि 1.66% की कमी आई थी। अब देखो साथियों सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, फिर पशु संपदा कहाँ पर मिलेगी, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर में देखने को मिलेगी। सबसे कम धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में आपको देखने को मिल जाती है। अब देखो साथियों यहाँ पर से कौन कौन से 20वीं पशुगणना है उसमें से क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बकरी के बारे में बात करें तो बकरी की संख्या है वो 208.40 लाख आपको देखने को मिलेगी। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 36.69% आपको देखने को मिल जाती है। वहीं गाय के बारे में बात करें तो 139.38 लाख आपको देखने को मिलेगी। परसेंटेज में 24.54% आपको देखने को मिलेगी। भेड़ के बारे में बात करें, ये डाटा भेड़ का नहीं है साथियों, भैंस का है। तो
ठीक है, तो ये भैंस का लगा लेना। भैंस का कितना है 136.93 लाख आ जाता है, और साथ ही परसेंटेज में बात करें तो 24.11 आ जाता है। तो लगे हाथों एक और लिख लो, फिर कौन सा बच गया, बेड और बच गया क्या, ये लो भाई बेड। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। बेड का कितना बताना है साथियों, यहाँ पर बताना है 79.04 लाख आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज में बात करें तो साथियों कितना आएगा, 13.92% आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब बात करें साथियों जो 20वीं पशुगणना हुई थी ना, इस पशुगणना के अंदर से किसको छोड़कर, भैंस गोवंश को छोड़कर सभी में क्या हुई थी साथियों, कमी हुई थी। अब जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बात करें, देखो साथियों किसके बारे में, बकरी की जो नस्ल हैं उनके बारे में बात करते हैं। बकरी की नस्लों के बारे में बात करें तो मारवाड़ी, लोही आ जाता है, जखराना आ जाती है जिसको अलवरी भी कह सकते हो, शेखावाटी, पर्वतसरी, बारबरी, सिरोही और जमुनापरी, ये सारी के सारी साथियों बकरी की नस्ल हैं। बात करें अपन गाय के बारे में तो कौन कौन सी आएंगी, राठी, थारपारकर, गिर, नागौरी, कांकरेज, मेवाती, हरियाणवी, मालवी और सांचौरी आपको देखने को मिलती है। भैंस की तरफ चलते हैं साथियों। भैंस की जो प्रमुख नस्ल हैं, मुर्रा हो गई, सूरती हो गई, दूसरा आ जाती है साथियों कौन सा आती है, जाफराबादी आ जाती है, मेहसन आ जाती है, बदावरी आ जाती है, राठ आ जाती है या फिर रथ बोल सकते हो, दूसरी आती है एक और नागपुरी। ये सारी के सारी साथियों किसकी आ जाती हैं, ये आ जाती हैं भैंस की। नेक्स्ट बात करें, देखो गाय भैंस प्रजनन नीति है, ये 2014-15 में आती है। भैंस के बाद में भेड़ और बच जाती है एक। तो भेड़ की जो प्रमुख नस्ल आ जाते हैं, देखो जैसे मालपुरी, चोकला या फिर चापर बोल सकते हो, शेखावाटी बोल सकते हो, सोनाड़ी, नाली, पुंगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी और खेरी आपको देखने को मिलेंगे। ये भेड़ की नस्लें हैं, ये याद रखना। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो प्रजनन केंद्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये रहा भाई साहब, पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्रों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ये इसकी स्थापना 1984 में की जाती है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ठीक है, इनकी स्थापना और लिख सकते हो, लिखो तो कब की जाती है, 1984 को। दूसरा बात करें, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में होती है साथियों, इसकी 1987 में होती है। दूसरा भेड़ एवं ऊन अनुसंधान है, ये अविका नगर टोंक में आपको देखने को मिलेगा, 1962 में स्थापना होती है। दूसरा बात करें तो पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ पर होती है साथियों, 62 में होती है, अविका नगर टोंक में। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़ गंगानगर में आपको देखने को मिलेगा। भैंस प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र है, ये वल्लभ नगर उदयपुर में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें साथियों, एक और झालावाड़ में भैंस प्रजनन केंद्र है, ये मुर्रा भैंस के लिए फेमस माना जाता है साथियों, डग झालावाड़ में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुल मदर फार्म, ये चांदन जैसलमेर में है। ठीक है, अश्व प्रजनन केंद्र है साथियों, राष्ट्रीय अश्व प्रजनन केंद्र है, ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है। बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में है। गिर प्रजनन केंद्र है साथियों, रामसर अजमेर में है। गोवंश संवर्धन फार्म है, ये बस्ती जयपुर में है। राठी प्रजनन केंद्र है वो नोहर हनुमानगढ़ में है। शुकर प्रजनन केंद्र अलवर में है। और भेड़ प्रजनन फार्म है साथियों, ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा फतेहपुर सिक्कर में देखने को मिल जाता है। एक और बच जाता है साथियों, फिर बाद में कौन सा आता है, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र है, ये कहाँ पर आपको, ये अजमेर में देखने को मिल जाता है। यहाँ तक आपका क्या हो गया, पशुधन कंप्लीट हो जाता है एक पेज के अंदर से। आगे बात करते हैं साथियों अपन किसके बारे में, वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात करते हैं। वन्य जीव संरक्षण के बारे में जब चर्चा होती है लाडले, तो सबसे पहले नाम आता है आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान में कितने हैं, 33 हैं, याद रखना। जिसमें से सर्वाधिक आखेट निषेध जो क्षेत्र हैं वो जोधपुर में आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम उसकी संख्या 7 है, ओनली जोधपुर के अंदर से। ठीक है, दूसरा बात करें 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 5 बाघ परियोजनाएं हैं राजस्थान में और 7 मृगवन हैं, 24 पक्षी स्थल हैं और 37 हैं वो कंजर्वेशन रिजर्व हैं। देखो साथियों, 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये 3 हैं, याद रखना। इनके 3 आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले अपन इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, किसके बारे में, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, ये सोयमाधोपुर में है, जिसकी स्थापना 1980 में की जाती है, ये याद रखना। यह जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा बात करते हैं केला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये 1982 में स्थापित किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है। ठीक है, और ये इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। दूसरा बात करें मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, जो मेन रूप से बात करें तो जो कोटा और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तृत है और इसकी स्थापना होती है साथियों 2012 में होती है, तो थोड़ा सा याद रखना।
पहले वाला 1980, दूसरे वाला 1982 और तीसरे वाला 2012 में याद रखना है बस। ठीक है, आगे बात करते हैं देखो साथियों किसके बारे में, राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये इसका जो विस्तार है साथियों जैसलमेर और बाड़मेर में आपको देखने को मिलेगा। ये गोडावण, चिंकारा, अकाल फोर्ट जो फॉसिल पार्क है और राज्य का सबसे बड़ा माना जाता है। दूसरा बात करें केलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सवाईमाधोपुर और करौली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर से बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश वो फेमस माने जाते हैं। मेन रूप से बात है उन्हीं के बारे में बात हो रही है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो ये राजसमंद, पाली और उदयपुर में है। इसके लिए भेड़िया थोड़ा सा फेमस माना जाता है। फुलबारी किनाल उदयपुर में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है लाडले। टोडगढ़ के बारे में बात करें तो टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये राजसमंद, पाली और अजमेर में है। ठीक है, और एक और आ जाता है बात करें देखो सीता माता के बारे में बात करते हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों ये सिरोही में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है साथियों जयपुर में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में है, जो चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें दूसरा कौन सा आता है जवार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिल जाता है, जो घड़ियाल के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ताल छापर वाला। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य मेन रूप से चूरू, सुजानगढ़ में है और ये काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए फेमस माना जाता है। दर्रा और बज्जाता दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कोटा, झालावाड़ में जाता है, जो गागरोनी, तोते और धोकड़े वन के लिए फेमस माना जाता है। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं राजस्थान में जो बाघ परियोजनाएं हैं उनकी संख्या मैंने अभी बताई थी ना, कितनी है साथियों, 5 बताई थी क्या। बाघ परियोजनाएं 5 बताई थी, इन 5 के बारे में अपन देखते हैं। ये रहा भाई साहब बाघ परियोजनाएं। सबसे पहले बात करें तो रणथंभौर बाघ परियोजना है, जिसकी स्थापना 1973 में की जाती है साथियों। इसका जो विस्तार है सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो सरिस्का बाघ परियोजना है, जो 1978 में स्थापित की जाती है, अलवर, जयपुर में है। मुकुंदरा हिल्स के बारे में बात करें तो ये 2013 में इसकी स्थापना होती है साथियों। ठीक है, और कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में आपको विस्तार देखने को मिलेगा। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो साथियों इसकी 2022 में स्थापना होती है, जिसमें से बूंदी, भीलवाड़ा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं धौलपुर करौली वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो अगस्त 2023 में स्थापित होता है, नवीनतम है, सबसे याद रखना है। इसका जो विस्तार है करौली और धौलपुर में ही है। ठीक है, और बात करें साथियों अभी जो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व खुले हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है क्या, ये रहा। सबसे पहले बात करें तो आसोप कंजर्वेशन रिजर्व है, ये अजमेर में है, सॉरी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आता है, दूसरा नाम आता है मासीर कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बड़ी झील उदयपुर में है। बीड़ फतेहपुर है साथियों, ये कहाँ पर है, सीकर में है। दूसरा बात करें तो कौन सा आता है अमरख महादेव लेपर्ड है, ये उदयपुर में है। और गंगा भैरवी है या फिर गंगा भैरव है घाटी है, ये आपको अजमेर में देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों राजस्थान की जनगणना। ये रहा भाई साहब लास्ट टॉपिक आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपका राजस्थान ज्योग्राफी का बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा। साथियों आपका सपोर्ट मेरे को मिलता रहेगा तो आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेगी। मेरा 100% रहता है साथियों कि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, ऐसे लिखने के लिए तो मैं आपको पूरी बुक लिख सकता था, ऐसा नहीं किया, पर लोगों ने क्या किया साथियों कि यहाँ पर से एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में अपन क्या काम किया है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर से आपका रिवीजन हो जाता है। इससे ज़्यादा फायदा आपको लिए और क्या चाहिए। एमसीक्यूज के हिसाब से आप रिवीजन करते हो तो साथियों आपका रिवीजन नहीं हो पाता है, कुछ ही एमसीक्यूज बन पाते हैं उस टॉपिक के अंदर से। इसके अंदर से अपन सारी की सारी चीज़ें अपन कवर कर लेते हैं और इन शॉर्ट नोट्स के अंदर से साथियों जितने भी आपने टेस्ट सीरीज दिए उन सारी चीज़ों को यहाँ पर से कंबाइन किया गया है। जनगणना 2011 के बारे में बात करें तो जनगणना 2011 के अंदर से क्या होता है, देखो राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1% अंश रखती है और भारत के बारे में बात करें तो कितना है 5.66% हिस्सा राजस्थान के पास है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो कौन सा आता है साथियों, जयपुर आता है, फिर जोधपुर आता है, फिर अलवर आता है। दूसरा बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, जिसमें से जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। बात करें अपन ग्रामीण जनसंख्या का तो ग्रामीण जनसंख्या आपको देखने को कितने मिलेगी 75.1% देखने को मिल जाती है। नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करें तो
9% आपको देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा याद रखना है। दशक की वृद्धि दर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है साथियों, 21.3% है और वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.95% है, याद रखना है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। देखो मैंने यहाँ पर से नहीं लिखी है, ग्रामीण जनसंख्या तो ये है और शहरी पूछी जाए तो शहरी कितनी बतानी है लाडले, 24.9% बतानी है। ठीक है। अगर दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी थी, बाड़मेर की थी 32.5%। और न्यूनतम पूछ ली जाए तो साथियों किसकी है, गंगानगर की है 10.0%, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है लाडले, 200 आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, 593 जयपुर का है। और सबसे कम किसका है साथियों, जैसलमेर का है, ये याद रखना है। बात करें अपन लिंगानुपात के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है लाडले, कितना है, 928 है। सबसे ज़्यादा किसका है, डूंगरपुर का है 994। सबसे कम किसका है साथियों, धौलपुर का है। अगर ग्रामीण लिंगानुपात बात करें तो 933 है। ठीक है। अगर ग्रामीण लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा किसका है साथियों, पाली का मिलेगा 1003। ठीक है। मिनिमम किसका मिलेगा साथियों, आपको मिलेगा धौलपुर का मिलेगा 841 मिलेगा। शहरी लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। शहरी लिंगानुपात कितना है लाडले, 914 है, याद रखना है। और सबसे ज़्यादा किसका है, टोंक का है 985। सबसे कम जैसलमेर का आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में, बाल लिंगानुपात और देख लेते हैं क्या, एक और बच जाता है यहाँ पर, देखो ये रहा। शिशु बाल लिंगानुपात कितना है, 0 से 6 वर्ष तक का 888 है, 888 है, याद रखना। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा का, कितना है साथियों, 934 है। मिनिमम का कितना है साथियों, मिनिमम आ जाता है झुंझुनू का 837 आ जाता है साथियों। यहाँ पर से इसने क्या लिखा है, 887 नहीं 837 है। बात करें नेक्स्ट ग्रामीण शिशु लिंगानुपात के बारे में, 892 है। सर्वाधिक है साथियों किसका है, बांसवाड़ा का है 937 का है। दोबारा से मिनिमम पड़ा झुंझुनू का है 932 है, याद रखना है। ठीक है, इनको ही आपको याद रखना है। शहरी शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करें तो साथियों 874 है, जिसमें से नागौर का सर्वाधिक है 903 है। नहीं, यहाँ पर से 907 आएगा, 903 नहीं है लाडले। मिनिमम के बारे में बात करें तो किसका जाता है साथियों, ये धौलपुर का जाता है 841, याद रखना। एक साक्षरता और लिख लो फिर यहाँ पर से, साक्षरता कितने परसेंट है साथियों, 66.1% आपको देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में साथियों आपका राजस्थान ज्योग्राफी है उसका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है एक बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोनों क्लासेस का रिव्यू आप देना न भूलें साथियों, जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा और क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहें। और साथियों अपन कल चर्चा करेंगे, या तो इंडियन पॉलिटी देख लेंगे या फिर इंडियन ज्योग्राफी देख लेंगे। जैसे ही होगा मैं आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया जाएगा दोपहर तक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।